आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है बजट डेफिसिट। इससे पहले जो है वो वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक वोज़ ऑफ पाकिस्तान, उसके जो कॉजेज़ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं और फिर इसके जो सॉल्यूशंस हैं या उसका जो वे फॉरवर्ड है वो। तो इकोनॉमिक वोज़ में मेनली हमने जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट को डिस्कस किया और फिर उसके जो कॉजेज़ थे उनको, और फिर उसमें सारे उसके सॉल्यूशंस भी देखे। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, फिर ये दोनों चीज़ें आपको बेहतर अंडरस्टैंड हो सकती हैं। जो आज का टॉपिक है बजट डेफिसिट, ये हमारा एक और बहुत बड़ा इकोनॉमिक इशू है पाकिस्तान का। बजट डेफिसिट से मुराद क्या है, ये क्या होता है? बजट डेफिसिट होता है, बहुत ही सिंपल है इसको अंडरस्टैंड करना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी के जो है वो एक फैमिली लेवल पे या एक इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकता है कि जब इनकम जो है वो कम है जबकि एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, तो बजट डेफिसिट अकर्स व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड इनकम। जब एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं और इनकम जो है वो कम होती है। अब अगर हम इसको एक कंट्री लेवल के ऊपर, एक स्टेट लेवल के ऊपर देखें तो वहाँ पे क्या होगा कि एक मुल्क ज़ाहिर है कि वो चलता किस तरह से है कि वो उसकी जो रेवेन्यू जनरेशन होती है, रेवेन्यू कलेक्शन होती है, वो उससे अपने एक्सपेंडिचर चलाता है। सारे के सारे स्टेट फंक्शनिंग होती है उसकी सारी, या पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है वो सारा का सारा अपनी जो कलेक्शन होती है उससे, उसमें उसके ऊपर जो है वो खर्च करती है वो स्टेट। लेकिन क्या होता है कि जब जो कलेक्शन है वो कम होती है और एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है उससे, तो वो फिर जो है वो बजट डेफिसिट होता है। और पाकिस्तान मोर और लेस बजट डेफिसिट का शिकार हमेशा ही रहा है। और इकोनॉमिक सर्वे जो है वो 21-22 का, उसके मुताबिक अगर आप देखें तो आपका जो 5.2 ट्रिलियन PKR का जो है वो बजट डेफिसिट रहा, यानी कि इतना मार्जिन था जो इनकम थी और जो एक्सपेंसेस थे उनमें। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम जनरली देखें ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड, तो 3 to 4 ट्रिलियन PKR तो ऑन एन एवरेज रहा ही है। इट मीन्स के 3 to 5 जो है वो हम कह सकते हैं PKR, ट्रिलियन PKR पाकिस्तान का बजट डेफिसिट ऑन एन एवरेज पिछले कई सालों से रहा है, विच इज़ ह्यूज। अच्छा, उसके बाद क्या सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं, जैसे कि ऊपर हमने जिक्र किया कि जब इनकम जो है वो कम है और एक्सपेंसेस जो है वो ज़्यादा हैं। अब इनकम के सोर्सेज क्या है? मेनली जो है वो सारे के सारे टैक्सेस हैं जो कि जो है वो पब्लिक के ऊपर लगाए जाते हैं। अब टैक्सेस में दो तरह के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो डायरेक्टली किसी भी जो टैक्स पेयर होता है उसके ऊपर लगाए जाते हैं। ये कोई इंडिविजुअल भी हो सकती हैं, कोई कंपनीज़ भी हो सकती हैं, कोई और अथॉरिटीज़ भी हो सकती हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस उनके ऊपर लगाए जाते हैं, डायरेक्टली टैक्स पेयर के ऊपर। जबकि इनडायरेक्ट वो होते हैं जो कि जनरली लगाए जाते हैं और जो फाइनल कंज्यूमर होता है उसको उसकी पे करने होते हैं। जो इनडायरेक्ट है, इसकी सिंपल एग्जांपल यही है, जो हमारी बेसिक कमोडिटीज़ के ऊपर जो है वो बेसिक आपकी चीज़ें हैं, सोप्स हो गए, दूसरी तीसरी जो भी आपकी रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं, इनके ऊपर आप अगर आप देखें तो इनमें टैक्सेस लिखे होते हैं, बाकायदा मैंशनड होते हैं। तो जो कंज्यूमर है उसको वो पे करने ही हैं, वो इनडायरेक्ट हैं क्योंकि वो उसके अंदर मौजूद हैं और वो उसको पे करने होते हैं। जबकि जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं। प्रोग्रेसिव नेचर से मुराद ये है कि जिसके पास जितने एसेट्स होंगे उसी हिसाब से उसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, वो वाले डायरेक्ट टैक्स लगेगा। अगर किसी के बहुत ज़्यादा एसेट्स हैं, बहुत ज़्यादा इनकम है, तो वो उस हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगेगा। किसी की कम है तो उसके हिसाब से कम लगेगा। जब एक थ्रेशोल्ड को वो लेवल को एक्सीड कर जाती है वो इनकम, वो एसेट्स, तो फिर जो है वो उसके ऊपर टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लगता है। और वो भी फिर जो है वो उसके ऊपर लेवल के ऊपर जाके, तो जिसके जितनी जितनी उनकी है इनकम, उस हिसाब से उस पर लगेगा। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेसिव नेचर का होता है ये टैक्स। जबकि ये जो है ये रिग्रेसिव नेचर का है, क्योंकि ये नहीं देखेगा कि उसकी इनकम क्या है। अगर एक 10,000 इनकम है तो उसको भी जो है वो सोप के ऊपर उतना ही टैक्स देना है, जिसकी 10 लाख है उसके भी लिए भी इनडायरेक्ट टैक्स उतना ही है। अच्छा, और इसमें क्या होता है कि ये जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनमें टैक्स इवेजन पॉसिबल होती है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल ने या कंपनी ने या किसी अथॉरिटी ने पे करने हैं। तो इसमें क्या है कि टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट में देखें तो आपने अगर बेसिक कोई चीज़ दी है, अगर आपने कोई सोप लिया है तो आप उससे इवेड नहीं कर सकते। आपने उसके अंदर ही वो टैक्स शामिल है उसकी प्राइस में। या आप क्लोथ्स में भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ तरह की जो है वो हर तरह की बेसिकली जो आपकी बेसिक कमोडिटीज़ हैं उनमें सबके ऊपर आप टैक्सेस देते हैं इनडायरेक्टली। वहाँ पे आप टैक्स इवेजन नहीं कर पाते, वो टैक्स इवेजन इतना पॉसिबल नहीं है, जबकि ये वाला टैक्स इवेजन जो है वो पॉसिबल है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो टैक्स है डायरेक्ट टैक्स, ये आपको हेल्प करता है
इन्फ्लेशन को कम करने में, क्योंकि जो जिनके पास बहुत ज़्यादा इनकम है आप उनसे लेते हैं और फिर आपको दूसरों आप जनरली पब्लिक के ऊपर स्पेंड करते हैं, तो फिर ये वाला जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं ये इन्फ्लेशन को कम करने में हेल्प आउट करते हैं। जबकि जो इनडायरेक्ट होते हैं ये इन्फ्लेशन बढ़ाते हैं। अब इनडायरेक्ट अगर सोप पे 20 रुपीज़ था और सोप की प्राइस जो है वो 80 थी, और जब इसमें 40 रुपीज़ ऐड हो गया तो ये 100 हो गई, तो यानी कि ये इन्फ्लेशन बढ़ी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो इन्फ्लेशन को बढ़ाते हैं, जबकि डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो इन्फ्लेशन को कम करते हैं। और डायरेक्ट टैक्सेस की जो कलेक्शन होती है वो रिलेटिवली डिफ़िकल्ट होती है, और ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनकी कलेक्शन इजी है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया वो प्राइस में शामिल हैं, तो उनको सेपरेटली कलेक्ट नहीं करना, वो उसके साथ ही हो जाएंगे, तो इनकी कलेक्शन ईजियर है इनडायरेक्ट टैक्सेस की। जबकि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। हम यही सुनते हैं कि टैक्स इवेजन बहुत ज़्यादा है, टैक्स लोग पे नहीं करते, तो इस वजह से ये वाला जो टैक्सेस हैं इनको कलेक्ट करना इज़ रिलेटिवली डिफ़िकल्ट। अब पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टैक्सेस की कलेक्शन के लिए। वो बेसिकली सारा रेवेन्यू कलेक्ट करता है, फिर गवर्नमेंट जो है वो उस रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर उसका करती है, उसको स्पेंड करती है डिफरेंट सेगमेंट्स के ऊपर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो हमने ऊपर बात की कि इनकम से जब आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएं, अब हमारी जो रेवेन्यू कलेक्शन है या इनकम है गवर्नमेंट की, एक स्टेट की, वो जो है वो कम क्यों है, टैक्स कलेक्शन हमारी कम क्यों है? अब इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है हमारी। बेसिकली इकोनॉमी के जो फ्लॉज हैं उनमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ ये भी है कि जो एक इनफेक्टिव टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टैक्स जो है वो इफ़ेक्टिवली जितना पोटेंशियल है उतना कलेक्ट नहीं हो पाता, और यही वजह है कि जो है वो इसमें फिर उस हिसाब से स्पेंडिंग भी नहीं हो पाती। ये प्रॉब्लम हमेशा से पाकिस्तान का रहा है, और बहुत ज़्यादा इस पे उसके ऊपर जो है वो कमेंट्स भी हैं, मुख्तलिफ बुक्स के अंदर भी मौजूद हैं कि ये कितना बड़ा टैक्स इवेजन या फिर लेस टैक्स कलेक्शन जो है वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके बाद टैक्सेशन सिस्टम जो है वो फ्लॉड है। आपकी जो इकॉनमी है उसका एक कई जो है वो एनालिसिस के मुताबिक नियरली 50% जो है वो हम कह सकते हैं कि वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल से मुराद क्या है कि वो अनडॉक्यूमेंटेड है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। यानी कि ये वो सेगमेंट है, यानी कि अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि 50% आपकी इकॉनमी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो इनफॉर्मल है, वो अनडॉक्यूमेंटेड है, वो इसको हम शेडो इकॉनमी भी कहते हैं, यानी कि टैक्स नेट से ही बाहर है। अब इसमें कौन है? इसमें जो है वो आपकी कई प्राइवेट हेल्थ सेक्टर आ जाता है, आपकी स्टेट आ जाती है, इसके अलावा जो है वो आपके मुख्तलिफ अगर आप जो है वो बड़े बड़े ब्रांड्स को देखें तो वो इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी जो है वो बिजनेसेस हैं, वो एजुकेशन, अगर प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर देखें तो इसमें यूनिवर्सिटी से लेकर एकेडमी से लेकर बेशुमार ऐसे इदारे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इनकम है उनकी, बट वो वो उसके लिए क्वालिफाई करते हैं कि वो टैक्स पे करें, बट वो डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है, वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब आपकी अनडॉक्यूमेंटेड और अनरजिस्टर्ड इकॉनमी होती है तो वो फिर वो टैक्स नेट से बाहर होगी। जब वो टैक्स नेट से बाहर होगी तो इसका मतलब है कि आप वहाँ से वो आपको रेवेन्यू कलेक्शन ही नहीं हो पा रही, तो जो टैक्सेशन का सिस्टम है ये फ्लॉड है। अभी अगर आप देखें तो मुल्क बहुत ज़्यादा इकॉनमी को डिजिटलाइज करने के ऊपर काम कर रहे हैं। रिसेंटली जब प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने सऊदी अरब का विज़िट किया तो उनके दरमियान एक बहुत ज़्यादा जो अग्रीमेंट्स हुए उनमें एक पॉइंट ये भी था कि जो चाइना है वो कैसे की इकॉनमी को जो है वो डिजिटलाइज करने में रोल प्ले करेगा। इट मीन्स के इवन कंट्रीज़ लाइक जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को इस चीज़ को उनको वैल्यू का अंदाज़ा हो चुका है कि प्रॉपरली डिजिटलाइज करना या फॉर्मल उसमें लेकर आना इकॉनमी को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक कंट्री की लॉन्ग टर्म सस्टेनेंस के लिए। तो इस वजह से जो आजकल सारे ममालिक जो है वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो रजिस्टर्ड हुई हैं, बट अगर हम टैक्सेशन के हवाले से देखें जो डिजिटलाइज बहुत ज़्यादा हुई हैं, बट टैक्सेशन के हवाले से देखें तो अभी भी जो है वो बहुत इसमें ड्रॉबैक्स हैं। अब जब क्या होता है इसका एक और भी कंसिक्वेंस होता है कि जब आप कह रहे हैं कि आपकी नियरली 50% इकॉनमी जो है वो इनफॉर्मल है, वो टैक्स नेट से बाहर है, तो जो बकिया 50% है जो ऑलरेडी टैक्स भी पे कर रही है, एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि उसके ऊपर हाई टैक्सेस आप लगाते हैं, क्योंकि आपने अपने एक्सपेंडिचर को तो किसी ना किसी ज़रूरत करना है, मीट करना ही है। तो फिर क्या होता है कि आप जो एक फॉर्मल या डॉक्यूमेंटेड सेगमेंट सेक्टर है इकॉनमी का जो कि ऑलरेडी टैक्स नेट में भी शामिल है, उसके ऊपर मज़ीद बर्डन आ जाता है टैक्सेस का। अब टैक्स इवेजन होती है, लोग जो है वो टैक्स जो हम डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे थे ऊपर मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्सेस में इवेजन इज़ वेरी रिलेटिवली ईजियर, और इसमें कलेक्शन मुश्किल है, इवेजन ईजी है,
क्योंकि एक इंडिविजुअल ने देने हैं, एक अथॉरिटी ने देने हैं, कंपनी ने देते हैं। अब हमारे यहाँ उसमें कुछ जो है मुख्तलिफ तरह के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी आती हैं, पॉलिटिकल प्लस नॉन पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस जो होती हैं वो भी आती हैं। और इसके अलावा जो है वो करप्शन है, मनी लॉन्ड्रिंग है, जो है वो अपने जो ऑफशोर जो है वो एसेट्स रखे जाते हैं, अपनी जो है वो मनी उसको बाहर भेज दिया जाता है ताकि टैक्सेस ना पे करने पड़ें। तो जो टैक्स इवेजन है वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और चूंकि इनके ऊपर जो है वो इतनी सख्ती नहीं की गई जो टैक्स इवेडर्स थे, तो इस वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लोग स्ट्रेंथन होते गए और फिर इन्होंने इस नेट से अपने आप को बाहर कर लिया। अब एक और पॉइंट है, दो ऊपर पॉइंट्स थे। एक था कि इनकम कम है और एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है इनकम से। अब हमारा कंट्री जो है वो इसकी पॉपुलेशन 234-35 मिलियन के करीब है, एक फिफ्थ लार्जेस्ट जो है वो कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी बहुत है। अब एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का अगर हम देखें तो वो किन किन जगहों पे होता है। एक तो गवर्नमेंट के जो है वो एक्सपेंडिचर है आपकी, अगर आप देखें तो आपके जो ऑफिसर्स होते हैं, जो आपकी जुडिशरी से लोग हैं, जो आपकी मिलिट्री से लोग हैं, या वैसे भी जो आपकी ब्यूरोक्रेसी से लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, तमाम को आप देखते हैं मुख्तलिफ जो है वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। इनमें जो है वो आपकी व्हीकल्स होती हैं, फिर जो है वो इनमें जो पेट्रोल जो है वो इनको जो प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके अलावा इनको मुख्तलिफ और भी चीज़ें आप देखें तो जो है वो जो मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ से आ रहे होते हैं? वो बेसिकली जो आवाम के जो पैसे हैं, जो टैक्सेस हैं, वहीं से वो फिर अपने मुख्तलिफ जो इदारे हैं, गवर्नमेंट जो होती है स्टेट, उनके ऊपर स्पेंड करती हैं। अच्छा, उसके बाद आप सब्सिडीज़ भी देते हैं। सब्सिडीज़ जो है वो गवर्नमेंट अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी मतलब सेक्टर के ऊपर, किसी भी सेगमेंट के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी से मुराद ये है कि उसका कुछ चंक जो है वो गवर्नमेंट खुद से पे करती है ताकि आवाम के ऊपर उसका बर्डन कम से कम आए। तो वो चीनी के ऊपर भी होती है, वो ऑयल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर वगैरह भी हो सकती है, किसी और कमोडिटी के ऊपर भी हो सकती है। सब्सिडी जब गवर्नमेंट देती है तो इट मीन्स कि उसका कुछ चंक वो पे करती है ताकि जो आवाम के ऊपर बर्डन है उसका कम से कम आए। लेकिन ज़ाहिर है वो जब पे कर रही है तो वो भी एक्सपेंस में जा रही है चीज़। इसके अलावा आपके जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, आपका एहसास प्रोग्राम है, आपकी बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इस तरह के दूसरे जो आपकी लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, ये सारे जो आपके प्रोग्राम्स हैं जो एजुकेशन के हवाले से हैं, जो हेल्थ के हवाले से हैं, जो पॉवर्टी रिडक्शन के हवाले से हैं, जो है वो किसी भी और हवाले से हैं, उनके ऊपर भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिसके ऊपर आप गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा एक्सपेंस लगता है। इसके अलावा आपको डिफेंस जो है वो शुरू से लेकर डिफेंस जो है वो उसके ऊपर एक्सपेंसेस ज़्यादा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक सिक्योरिटी कंसर्न्स कंट्री के हमेशा से रहे हैं, तो उसकी वजह से डिफेंस के ऊपर, और ये काफ़ी मुल्क, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो कि अपने डिफेंस के ऊपर जिनको ज़रूरत होती है ज़्यादा स्पेंड करने की। तो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जब आपकी इनकम कम है, आपकी एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो आप फिर जो आपकी सोशल वेलफेयर है, या फिर आप अगर कहें कि एजुकेशन है, हेल्थ है, इन चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाते। आप देखें तो आपके एजुकेशन का जो बजट होता है वो आपका नियरली 1.7% होता है, हेल्थ का नियरली जो है वो 3% के लगभग होता है, जो कि बहुत बहुत कम है। ये हम जो एजुकेशन की वीडियो है उसके ऊपर इसमें बात कर चुके हैं डिटेल से। तो जबकि हेल्थ का बजट आपका फ्लेक्सिबल होना चाहिए, 3% इज़ वेरी लेस। फ्लेक्सिबल क्यों होना चाहिए? जैसे हमने देखा कोविड-19 का टाइम था, तो एकदम से एक पेंडेमिक शुरू हुआ, एक बहुत बड़ा क्राइसिस शुरू हुआ। तो अगर आपका हेल्थ का बजट ही बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत जो है वो नैरो है, तो उसमें आपके पास मार्जिन ही आएगा कि आप इतने बड़े जो है वो कैटास्ट्रॉफ के लिए चीज़ें मैनेज कर पाएँ। इसी तरह से आपके फ्लड्स आए तो आपका एक बहुत बड़ा हेल्थ क्राइसिस शुरू हुआ। वो यही वजह थी कि आपका इसकी एलोकेशन ही नहीं है, बजट की एलोकेशन ही इसके ऊपर बहुत कम होती है। तो ये जो है ये कुछ वजूहात थी कि हमारी जो है वो कलेक्शन क्यों कम है और फिर हमारा जो है एक्सपेंडिचर क्यों ज़्यादा है। अच्छा, इसके अलावा एक और वजह ये भी है कि जो आपका FBI है ये इतना इफ़ेक्टिव इदारा नहीं है। एक तो इसकी टेक्निकल कैपेबिलिटी, उसके अलावा इसकी जो एक जो अथॉरिटी है वो, उसके अलावा पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल मैनूवरिंग प्रेशर्स, ये तो हमारी स्टेट के हर इदारे का ही ये इशू है बेसिकली। और यही वजह है कि वो फिर इदारे जो है वो अपने पोटेंशियल के मुताबिक काम नहीं कर पाते। पाकिस्तान का जो टैक्स का इस वक्त पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितना कलेक्ट किया जाता है।
पाकिस्तान का ये जो अगर हम देखें तो इनमें एक और वजह ये भी है कि जो आपकी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, आपकी जो PIA है उसको 16 बिलियन लगभग PKR का जो है वो नुकसान हुआ है आपके इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 21-22 के मुताबिक। तो आपकी जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं वो जा रही हैं डेफिसिट में, खसारे में। तो वो भी ज़ाहिर है गवर्नमेंट को फुलफ़िल करना पड़ता है, तो उधर से भी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर है। वो चीज़ें जो कि कोई रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती थी स्टेट को, उल्टा वो जो है वो स्टेट के लिए बर्डन बनती जा रही हैं। तो ये तमाम वजूहात इसकी हैं। अच्छा, अब इसका हम एक वे फॉरवर्ड देखते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। सोल्यूशन जैसे कि आपको पता चल गया, प्रॉब्लम मेन जो थी वो यही है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी है, अनडॉक्यूमेंटेड है, अनरजिस्टर्ड है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसको डिजिटलाइज़ करें। इसके लिए आपको पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। इसके लिए आपको जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है उसको स्ट्रेंथन करने की, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। और हमारे मुल्क में ये क्राइसिस है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कुछ भी हों, कोई भी इंस्टीट्यूट हो हमारे मुल्क का, वो उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं है जो कि आइडियली एक डेमोक्रेसी के अंदर इंस्टीट्यूट्स की होनी चाहिए। इंस्टीट्यूट्स को नो डाउट अपनी लिमिट में काम करना चाहिए, बट साथ ही जो है वो उनकी इतनी स्ट्रेंथ या इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपने जो काम है उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपकी फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो एजेंसीज़ हों, चाहे आपकी रेवेन्यू कलेक्शन के मामलात हों, चाहे आपकी मिलिट्री हो, मुख्तलिफ जो आपके इदारे हैं रियासत के, वो उनको अपनी लिमिट्स में रहते हुए लेकिन अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करते हुए अपना जो काम है वो एटलीस्ट उनको पूरा करना, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपना जो उनको टास्क है वो पूरा कर पाएँ। अच्छा, तो इसकी जो है वो डिजिटलाइजेशन करनी है और इसमें ईज़ियर करना है लोगों के लिए कि वो लोगों के लिए, कंपनीज़ के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशन के, या फिर प्राइवेट हेल्थ सेक्टर है, या फिर ई स्टेट बिजनेसेस होते हैं, ये चीज़ें जो हैं ये इससे बाहर हैं। टैक्स नेट से बाहर रखने की लोगों की एक वजह तो ये है कि लोग टैक्स पे नहीं करना चाहते। एक और वजह जो बहुत बड़ी है वो है हमारा जो सिस्टम है जो बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता, बल्कि एक जो इवन लोग जो पे करना भी चाहते हैं उनके लिए बहुत ट्रबलसम, बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। तो मेक इट ईजियर फॉर पीपल, फॉर कंपनीज, फॉर अथॉरिटीज़, फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, फॉर प्राइवेट हेल्थ सेक्टर, फॉर ई स्टेट, फॉर एवरी सेक्टर, कि वो उनके लिए ईजियर करें कि वो अपने आप को इसके अंदर रजिस्टर करवाएं, और उसके लिए ताकि फिर वो इस जो है वो टैक्स नेट के अंदर आ सकें और उसका इसका हिस्सा बन सकें और मुल्क को जो डेवलपमेंट है उसमें अपना रोल प्ले कर सकें। बहुत से ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, बट जैसे कि मैंने बताया कि प्रोसेस इतना कम्बरसम है, प्रोसेस इतना प्रॉब्लमेटिक है। तो FBR को और गवर्नमेंट लेवल पे इस प्रोसेस को मज़ीद ईजी बनाने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सेगमेंट को इसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो है वो टैक्स नेट के अंदर शामिल किया जा सके। इसके अलावा FBR को, जैसे मैंने ऊपर बताया, जो इसके प्रॉब्लम्स हैं इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। FBR को इसकी टेक्निकल कैपेसिटी, इसके अलावा इसको जो है वो तमाम तरह के प्रेशर से निकाला जाए, और फिर जो है वो इसको इतनी अथॉरिटी इसकी इस्टेब्लिश की जाए कि ये अपना जो टास्क है उसको परफॉर्म करे। जैसे मैंने बताया, हर स्टेट इंस्टीट्यूट के पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो उसका काम है, जो FBR का काम है रेवेन्यू कलेक्शन, वो अपना काम अच्छे तरीके से इफेक्टिवली कर पाए, उसकी इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपकी जो जुडिशरी है वो जो है वो एक अच्छे तरीके से इंसाफ की फ्राहमी कर पाए, तो इतनी अथॉरिटी उसके पास होनी चाहिए। आपकी मिलिट्री का जो रोल है वो डिफेंस का है, तो उसके पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो डिफेंस को ही कर पाए। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपके स्टेट इंस्टीट्यूट जो कि वीक हैं उनकी कैपेसिटी, हर स्टेट इंस्टीट्यूट की कैपेसिटी जो है बिल्ड करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो एक्सपेंडिचर हैं जो कि अननेसेसरी हैं, एक एक ऑफिसर को बहुत ज़्यादा जो है वो गाड़ियाँ अलॉट दे दी जाती हैं। उसके अलावा जो स्टेट जो लेवल है, जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल है, प्रेसिडेंट लेवल है, या फिर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके लेवल पे भी जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कट कर किया जा सकता है, और बहुत ज़्यादा उससे भी सेव किया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स जो है वो ज़ाहिर है कि इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, ताकि बेहतर किया जा सके इकॉनमी को, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इकॉनमी को जो है वो टैक्स नेट के अंदर लाया जा सके, ताकि कंट्री का जो एक ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है जिसमें इनकम कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, उसको जो है वो क्या किया जा सके, उसको ओवरकम किया जा सके। तो ये था बजट डेफिसिट। होता क्या है, ब्रीफली हमने देखा इसमें जो है वो हमारी कलेक्शन क्यों कम है, फिर हमारा जो है वो एक्सपेंडिचर क्यों ज़्यादा है, और फिर हम इसका वे फॉरवर्ड हमने शॉर्टली डिस्कस किया। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि एक ब्रीफली बजट डेफिसिट के टॉपिक को कवर करती हैं। और इस तरह से अगर इसके ऊपर क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन में आएगा तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी, तो आगे आप उसकी डिफरेंट डायमेंशन से खुद बहुत भी क्रिएट कर सकते हैं, और थोड़ी बहुत रीडिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं।